हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ नाइट का एक और लेक्चर जो कि होने वाला है हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं एनी कोट। तो ट्वेल्थ नाइट का इससे पहले हमने कई लेक्चर को कवर किया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को, कैरेक्टर्स को, समरी को, इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइन या फिर इंपॉर्टेंट कोट को। लेकिन ये लेक्चर नंबर 6 में हम कवर करेंगे जनरली 3 चीज़। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होता क्या है। दूसरी बात कि इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे एक अच्छा सा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखा जाता है। और उसके बाद बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा लाइन आपके एग्जाम में आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो वैसे लाइन को आपको कैसे रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाते हैं, जैसे आपको पेपर मिलेगा, तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन यही रहेगा आपके पेपर 3 में कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यानी कि ये पहला लाइन रहेगा आपके एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उसमें। और उसमें क्या रहेगा, आपको ABCD करके 4 यहाँ पे सेक्शन रहेंगे। और ए में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, ऊपर में 4 लाइन दिया रहेगा और नीचे और करके 4 लाइन दिया रहेगा। उसी में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो देखिए, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि रेफरेंस होता क्या है। किसी भी एक्सप्लेनेशन को लिखने से पहले, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है। तो रेफरेंस क्या है, मतलब यानी कि संदर्भ। मतलब कि ये जो लाइन है, जो भी वहाँ पे लाइन दिया रहेगा, जो भी स्टेटमेंट दी रहेगी, वो कहाँ से लिया गया है और उसका जो राइटर है या फिर उसका जो नॉवेलिस्ट है या फिर उसका जो पोएट है, अगर पोएम है तो पोएट है, तो वो उसका कौन है। ये चीज़ें आपको पहले लिखनी होती है रेफरेंस में। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी ट्वेल्थ नाइट की लाइन दी रहेगी, तो उसके पहले हमको क्या देना पड़ेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट एंड विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये कम से कम हमको यहाँ पे देना ही है। तो सबसे पहले हम राइट क्या करेंगे, रेफरेंस में जो प्ले का नाम होगा वो और उसका जो प्ले राइट है, जो भी नाटककार है, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले रेफरेंस में लिखेंगे। और एक बात उसमें याद रखनी है कि अगर आपके पता हो कि ये जो है लाइन वो कौन से एक्ट का है और कौन से सीन का है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी एग्जामिनर जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे, तो वो देखेंगे कि ये एक्ट भी लिखे हैं और सीन भी लिखेंगे, तो लिखे हैं, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। ठीक है। तो रेफरेंस आपको 2 लाइन में लिखनी है, 2 से 3 लाइन में, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको राइटर के बारे में लिखना है और जहाँ से वो पोया जो भी लाइन लिया गया है उसके बारे में, और आपको एक्ट और सीन अगर पता हो तो उसके बारे में लिखना है। दूसरा, कंटेक्स्ट का मतलब है कि उसमें आपको क्या करना रहता है कि आपको उस लाइन, जो भी लाइन वहाँ पे 4 लाइन दी गई है, 3 लाइन दी गई है, उसका आपको ब्रीफ समरी लिखना है कि उसमें आखिर में क्या किया गया है और किस बारे में बात की गई है, तो उसका एक ब्रीफ समरी उसमें लिख देना है। तीसरा है एक्सप्लेनेशन का पार्ट, जो कि सबसे लंबा रहता है किसी भी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में। तो इसमें क्या करना है कि आपको समझनी है उसमें क्या लिखा गया है और उसके बाद अपना व्यू पॉइंट देना है उसके प्रति। जो भी उसमें आपको समझ में आता है, जो भी आपको कहना है उस कोट के बारे में या स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको योर व्यू पॉइंट, मतलब कि अपना व्यू पॉइंट आपको लिखना है। ऐसा मत कीजिएगा कि जो भी वहाँ पे लिखा है उसका मतलब आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब करें। ऐसा नहीं करना है कि जो लाइन दी गई है उसी का आप वर्णन करें, उसी के बारे में डिस्क्राइब करें अच्छे से। मतलब कि एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको वो चीज़ें लिखनी रहती है जो कि आपको लगता है उसके बारे में, जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं, जो आपका पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, तो वो लिखना है। लास्ट में देखिए, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट अगर आप 12 तक है या फिर 10 तक है तो आपको इतना काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बीए में है या फिर एमए में है, तो उसमें क्या होता है कि क्रिटिकल नोट लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्रिटिकल नोट में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच ध्यान से देनी है। अगर पता हो फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना है और उसका लैंग्वेज कैसा है इसके बारे में बतानी है। अगर मान लीजिए कोई पोएम के बारे में लिखते हैं तो उसकी राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल नोट मैंने पार्ट 1 में जब बताया था, वो जितने भी पोएम वगैरह, तो उसमें बताया था कि क्रिटिकल नोट ऐड करनी है। इसी प्रकार पार्ट 2 में भी आपको जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखने को मिले, तो उसमें क्या करना है कि उसमें भी आपको क्रिटिकल नोट जरूर ऐड करनी है। 2 से 3 लाइन आपको लिखना रहता है, कुछ भी ऐसी बातें जो उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड हो। ठीक है। तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में अच्छे से रखने हैं और उसको अच्छे से इंक्लूड करना है और लिखना है इसी प्रकार से। पहला आता है रेफरेंस, जिसमें आपको राइटर के बारे में अच्छे से लिखनी है, राइटर और वो प्ले का वो जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया इसके बारे में, एक्ट सीन पता हो तो उसको इंक्लूड करना है। कंटेक्स्ट में आपको ब्रीफ समरी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपका जो व्यू पॉइंट है उसके प्रति वो को लिखना है और यहाँ पे क्रिटिकल नोट आपको लास्ट में ऐड करनी है। रेफरेंस को लिखने वक्त में याद रखिएगा कि 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंटेक्स्ट आप 4 से 5 लाइन में लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में 8 से 12 लाइन के बीच में लिख सकते हो और क्रिटिकल नोट आप
क्रिटिकल नोट आप 3 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम की बात की जाए कि आप कितना पेज में लिखोगे, तो ध्यान रखिएगा कि वो 4 से 5 पेज नहीं होनी चाहिए या 3 से 4 पेज नहीं होनी चाहिए। जब भी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट किसी भी लाइन का लिखे 4 से 5 लाइन का, तो याद रखिए कि वो ज़्यादा मैक्सिमम जाए तो वो 1.5 पेज 1.5 से 2 पेज में जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। हो सकता है 1 पेज जाए या फिर 2 पेज, तो इसी के बीच में लाई करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कोई भी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट 4 से 5 पेज मत लेके जाइएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला सेक्शन आप जानते होंगे कि आपको सबसे पहला क्या रहेगा, वो जब भी पेपर मिलेगा तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऐसे लिखा रहेगा। उसमें ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी, और चारों सेक्शन में आपको 2-2 ऑप्शन रहते हैं। 4 लाइन या 3 लाइन दिया रहेगा और उसमें से किसी एक को बनाना रहता है, ठीक है। ए में भी 2 क्वेश्चन, बी में भी 2, सी में भी 2 और डी में भी 2। उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है, या फिर रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना रहेगा। प्रत्येक जो लिखिएगा 2 में से 1, तो उसका 4 मार्क्स का रहता है, तो सॉरी 8 मार्क्स का रहता है। तो 4 आपको बनाने हैं, तो उस हिसाब से 32 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखते हैं, और कोई आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात है, तो यहाँ पे एक लाइन लिया गया है ट्वेल्थ नाइट का, जो कि बिगिनिंग लाइन ही है और बहुत ही फेमस लाइन है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव फ्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सफिटिंग दैट एपेटाइट में सीकेन एंड सो डाई। इसका मतलब मैंने इससे पहले बताया है, लेकिन इसमें एक और बार यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव का मतलब है कि अगर जो म्यूजिक जो है अगर लव का फूड है, ठीक है, तो इसे चलने दो। यानी कि अगर लव नहीं है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए म्यूजिक अगर है, तो या फिर मतलब म्यूजिक है अगर उसको सेटिस्फाई करता है लव को, तो यहाँ पे म्यूजिक को चलने दो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, और मुझे ये जो म्यूजिक का जो है ना, ये जो संगीत है, मुझे हद से ज़्यादा सुनाओ। दैट सफिटिंग, जिसकी वजह से क्या हो कि मुझे इससे मेरा मन भर जाए। दैट एपेटाइट में सिकेन, यानी कि मेरी जो भूख है इस गाने के प्रति या फिर म्यूजिक के प्रति, वो सिकेन यानी कि कम होने लगे वो, ठीक है। एंड सो डाई, और धीरे धीरे ये मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। तो ये लाइन किसका है आपको पता होगा, ड्यूक और सिनो का है, और ये बिगनिंग लाइन ही है इस प्ले का। जब बिगनिंग होता है तो वो जब इंटर करते हैं, ड्यूक इंटर करते हैं, क्यूरियो इंटर करता है, यानी कि उसका अटेंडेंट, और कुछ म्यूजिशियंस वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये शुरुआत में ही बोलते हैं ड्यूक कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि लव का जो फूड है अगर म्यूजिक है, लव को अगर अगर लव को जो सेटिस्फाई करता है, अगर म्यूजिक सेटिस्फाई करता है, तो इसे चलने दो और मुझे इसका एक्सेस दो, ठीक है। मुझे एक्सेस मात्रा में ये म्यूजिक सुनाओ, जिसके वजह से क्या हो, मेरा मन भर जाए। दैट एपेटाइट में सिकन, और धीरे धीरे क्या हो, मन भर जाए। तो ये इसका जो भूख है गाने के प्रति, जो गाना का भूख है मुझे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और लास्ट में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे कम हो और लास्ट में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी आप लिखिएगा तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आंसर लिखना शुरू कीजिए, तो सबसे पहले आपका जो लाइन रहता है, जो भी वहाँ 3 से 4 लाइन दिए रहे हैं, तो उसका 3 से 4 वर्ड आपको शुरू में लिखना है, फिर डॉट 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 का प्रयोग करना है, और लास्ट के 2 से 3 वर्ड वहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद रेफरेंस यहाँ पे लिखना शुरुआत करना है। अब लिखने का 2 तरीका हो सकता है, या फिर आप पहले तो आप पैराग्राफ के हिसाब से लिख लो, या फिर आप पॉइंटर्स बना के लिख दो, ठीक है। तो पॉइंटर्स बना के लिखना ज़्यादा बेहतरीन होता है, तो ऐसे लिख दो। जैसे कि रेफरेंस है, तो रेफरेंस में क्या करना है कि रेफरेंस में आपको वही लाइनें लिखनी है जो कि मैंने आपको बताया। जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस लिखे हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1 ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले ट्वेल्थ नाइट। ये जो लाइन ऊपर का लिया गया है वो एक्ट 1 सीन 1 से लिया गया है, जो कि विलियम शेक्सपियर का जो एक फेमस प्ले है ट्वेल्थ नाइट से। तो ये रेफरेंस में ऐसे लिख सकते हो, 2 लाइन में बात खत्म। उसके बाद कंटेक्स्ट वाला पार्ट आता है। तो कंटेक्स्ट वाला पार्ट में इन दिस लाइन्स, जैसे कि इसमें लिखा गया है इन दिस लाइन, इस लाइन्स के माध्यम से ड्यूक ऑर्सिनो इज सेइंग दैट इफ़ म्यूजिक फीड्स आवर डिज़ायर। ड्यूक ऑर्सिनो हमसे कहते हैं कि अगर म्यूजिक जो है हमको पूरा करता है, हमारे लव के डिज़ायर को अगर पूरा करता है, तो इसे चलने दो, प्ले ऑन। और ये किससे कहते हैं, म्यूजिशियन से कहते हैं, वहाँ के जो संगीतकार होते हैं उससे कहते हैं। देन ही वॉन्ट्स टू हियर ऑफ इट सो मच, और इसे ये क्या करते हैं, गाना को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुनना चाहते हैं। दैट ही बिकम्स टायर्ड, जिससे वो क्या करे, वो थक जाए, एंड सिक ऑफ इट, और उसको जो ये गाने के प्रति जो यहाँ पे लगाव है वो कम हो जाए। सी होप्स दैट बाय ओवरवेलमिंग हर सेल्फ विद द म्यूजिक सी विल लॉस द हर एपेटाइट फॉर म्यूजिक एंड सो डाई। क्या हो, इसको इसकी इच्छा रहती है कि ये जो गाना सुनने का जो यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो गाना सुनेंगे, तो क्या हो, उसकी जो एपेटाइट हो वो जो म्यूजिक के प्रति वो कम हो जाए और लास्ट में ख़त्म हो जाए, ऐसा उनका मानना रहता है। तो ये ब्रीफ समरी आप उसको लिख दो कंटेक्स्ट में। अब एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको जो मानना है, उससे जो समझ में आता है, जो आपको उसमें ऐड करनी है, तो वो सारी कुछ एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट में आप ऐड कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज़ द बिगनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ये जो है, ये जो लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये जो लाइन है ये बिगनिंग लाइन है इस प्ले की, ट्वेल्थ नाइट की ये बिगनिंग लाइन है। इट इज़ स्पोकन बाय वन ऑफ द मैन कैरेक्टर ऑफ द प्ले ऑर्सिनो। ये जो बोला जाता है ये किसके द्वारा बोला जाता है, तो एक मैन कैरेक्टर या फिर उसे चीफ कैरेक्टर बोल सकते हो ट्वेल्थ नाइट का, जो कि है ऑर्सिनो। ही इज़ द ड्यूक ऑफ इलेरिया, जो कि क्या है, ड्यूक है इलेरिया का। हु इज़ वेरी पैसिनेटेड अबाउट ओलिविया, और वो पैसिनेटली लव कर रहा है किससे, ओलिविया से। द कोट रिवेल सो मैनी थिंग अबाउट द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, और ये जो कोट है बहुत कुछ बताता है किसके बारे में, उनका जो चीफ कैरेक्टर है, इस प्ले का जो चीफ कैरेक्टर है उसके बारे में, यानी कि ऑर्सिनो के बारे में। इट सीम्स दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और इस कोट के माध्यम से हमको लगता है कि ये जो म्यूजिक, ये जो है ऑर्सिनो, ये म्यूजिक का शौकीन है। ही थिंक्स दैट देयर इज़ ओनली वन अल्टरनेटिव टू लव, दैट इज़ अ म्यूजिक, यानी कि लव का जो है बस एक ही अल्टरनेटिव हो सकता है, वो है क्या, म्यूजिक, उनका मानना रहता है। तो अब चलिए बात करते हैं आगे। तो एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आप जितना लिखना चाहो, मान लीजिए ना 8 से 10 लाइन आपको लिखने हैं, 10 लाइन, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, 8 से 10 लाइन तक ऐड कर सकते हो। फिर क्या होता है, इट सीम्स दैट स्पीकर इज़ फ्रस्ट्रेटेड इन कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब वो है जैसे शादी से पहले जो मिलते जुलते हैं उसी को कोर्टशिप बोला गया है। तो इट सीम्स दैट स्पीकर इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ हमको देखने को क्या मिलता है कि स्पीकर यानी जो ऑर्सिनो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, तुरंत बोलता है गाना अच्छे से सुनाने को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, फिर तुरंत बंद भी करवा देता है, वेरी फ्रस्ट्रेट होता है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, शुरुआती में ही। ही वॉन्ट्स एविडेंस, यानी कि एक्सेसिवनेस ऑफ म्यूजिक, ही विशेष सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लॉस हिज एपेटाइट फॉर म्यूजिक। वह क्या है, उसकी इच्छा रहती है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लॉस हिज एपेटाइट, यानी कि म्यूजिक के प्रति उसका जो भूख है वो जो ज़्यादा मात्रा में उसके मिलेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। द लाइन्स आर रिटन इन अ वेरी फिगरेटिव वे, ये जो लाइन है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, फिगरेटिव वे में लिखा गया है। बाय यूजिंग मेटाफोर, यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ कैसे किया गया है, तो देखिए शुरुआत में ही है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यहाँ जो लव को जो कंपेयर किया गया फूड से किया गया है, ठीक है, यहाँ पे लव को जो म्यूजिक से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ किया गया है डायरेक्टली। द ऑथर हैज़ ट्राई टू डिस्क्राइब ऑर्सिनो लव्स कंडीशन, यहाँ जो ऑथर है यानी कि यहाँ पे जो ये विलियम शेक्सपियर है वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ऑर्सिनो का लवसिक कंडीशन, यानी कि वो प्यार में है इस कंडीशन को, उसमें क्या है, उनको बहुत ज़्यादा गाने सुनने का मन कर रहा है, इसके अलावा क्या करने का मन कर रहा है, तुरंत वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और फिर वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये लवसिक कंडीशन का ये कुछ साइन है, तो वो दिखाने का प्रयास किया है विलियम शेक्सपियर ने। दस इस प्रकार वी कैन से दैट इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर सो ब्यूटीफुली दैट इट डज नॉट नीड टू एनी विजुअलाइजेशन। ये जो एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग को, कैरेक्टर की फीलिंग को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ये राइटर किए हैं, और इट इज़ नॉट नीड एनी विजुअलाइजेशन, इसको कोई विजुअलाइजेशन देने की जरूरत नहीं है, ये इतने अच्छे से लिखा गया है तो ये डायरेक्टली सारा कुछ बयां कर देता है। दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड लाइन्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, और ये जो है विलियम शेक्सपियर की जितनी भी रोमांटिक कॉमेडी है उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस ट्वेल्थ नाइट की बात करें तो यही है लाइन, जो कि बहुत जगह यूज भी किया जाता है। विलियम शेक्सपियर की प्ले की सबसे ज़्यादा फेमस लाइन ट्वेल्थ नाइट की यही है। अब क्रिटिकल नोट में क्या ऐड कर सकते हो, तो देखो क्रिटिकल नोट में आप ऐड कर सकते हो कि जो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता रहे तो वो ऐड कर सकते हो, या फिर ये तो सिंपली आप लिख ही सकते हो द लैंग्वेज इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये कुछ नहीं पता रहे तो ये लिख देना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच अगर पता रहे, जैसे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच शुरुआत दौर में ही यहाँ मेटाफोर का यूज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लव को यहाँ पे कंपेयर किया गया है म्यूजिक से, तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन तो करते ही है लगभग हमेशा सारी जगह यहाँ पे ट्वेल्थ नाइट में। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है ये सीकेन किया गया है, इसके अलावा वहाँ पे सफीटिंग किया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर पता हो तो लिख सकते हो, नहीं पता हो तो पर्सोनिफिकेशन वगैरह बीच में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा ये एक्ट 1 सीन 1 का है, तो इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगर पता रहे तो, ठीक है। अगर पता रहे तो ये लिखिएगा, तो लास्ट में जब चेक करेंगे तो वहाँ पे उसको पता रहेगा कि हाँ इनको पता था इसीलिए ऐसे लिखे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ विलियम शेक्सपियर, और ये जो है ये भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी अगर पोएम का अगर कहीं पे लिखते हो तो वहाँ पे राइमिंग स्कीम ऐड कर सकते हैं आप। तो ये सब इसमें से 3 से 4 लाइन आपको ऐड करने रहते हैं क्रिटिकल नोट में, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से किसी भी जो ट्वेल्थ नाइट का कोई भी आए, मतलब ट्वेल्थ नाइट का कोई भी लाइन आए, तो उसको आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर्स वाइज लिखे गए हैं। अगर आपको पता ना रहे तो फिर आप कैसे टैकल करोगे, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको कोई भी ट्वेल्थ नाइट का ऐसा कोई कोटेशंस आ जाता है या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि कहाँ का है वो, या फिर आपके एग्ज़ाम में जो 8 जो वहाँ पे लाइन दिए रहेंगे, वहाँ पे 8 जो एक्सप्लेन करने वाले रहेंगे उसमें और सेक्शन का भी मिलाकर, तो उसमें से आपको 4 करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्वेल्थ नाइट का है कौन। तो देखिए, जैसा कि आप लोग अगर देखे होंगे 5 साल का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने ग्रुप पे भेजा था, तो ये देखिए उसमें देखे होंगे कि जो भी है ट्वेल्थ नाइट का जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर जो भी स्पीच दी गई है, जो भी कोड दिया गया है, वो बी सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, बी वाला जो पार्ट है, ये पहला में जो बी वाला पार्ट है, तो ABCD यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो बी वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिया गया है, 2 वहाँ पे क्वेश्चन है, ये 2 एक्सप्लेनेशन की लाइन है और उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर कहीं पता ना चले तो आपको पता रहना चाहिए कि बी सेक्शन में ही होगा वो। ठीक है, जैसा कि देखते आ रहे हैं। और आपको पता नहीं है कि एक्ट 1 का है या एक्ट 2 का है, ये कहाँ का लाइन है, तो उसमें ये याद रखिएगा कि उसमें आप इंक्लूड मत कीजिएगा कि एक्ट 1 सीन 1 का है या फिर एक्ट 2, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली उनको पता चल जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि उसको पैराग्राफ में लिख के चले आना है। एक्ट और सीन वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करनी है। उसमें अगर कुछ पता ना चले क्या लिखा हुआ है तो उसमें कहीं बीच वाला पार्ट में, एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप समरी ऐड कर दोगे। उसके अलावा वहाँ पे पॉइंटर्स यूज़ नहीं करनी है, पैराग्राफ में लिख करके आ जाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप उसको टैकल कर सकते हो। बी वाले पार्ट में आपका वो क्वेश्चन मिल जाएगा, वो जो ट्वेल्थ नाइट से आया रहता है, तो वो बी में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी भी एक्सप्लेनेशन को आप लिख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।